बड़ी खूबसूरत गजलें कहने वाला पवन मुंतजिर। तो ये रातों रात मुंतजिर से मित्र भी हो गए, जनसेवक भी हो गए, तब्दीलियां कैसे आई? बस जीवन सफर चल रहा है। 40 साल से साहित्यिक गतिविधियां, विचार चिंतन चल रहा है। 16-17 साल का बच्चा जो खेल कूद और अपनी पढ़ाई, अपने क्रीड़ाओं से हट के सृजनता की तरफ कैसे उन्मुख हुए? बहुत लीजेंड्स जो हुए हैं तो उनके गाने सुनते सुनते उन शब्दों के प्रभाव काफी मन मस्तिष्क पर पड़े, तो उस तरह से उसमें गीतों में फिर धीरे धीरे गजलें सुनने लगे, तो ऐसे थोड़ा बहुत तुकबंदी शुरू हो गई। तो इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। तो कोई भजन याद है? कोई भजन है आपके पास इस वक्त? क्यों तू गुमान करता, 2 दिन की जिंदगी है, अब याद कर प्रभु को, यूं ही ये जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, दस्तक में आपकी मुलाकात होती है ख़ास मेहमान से। साहित्यकार आते हैं हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती बातें, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनके आम से ख़ास होने के तमाम रास्तों पर चर्चा होती है, बातों पर, और वो अपने जीवन के अनुभव साझे करते हैं हमसे। और हर शायर का, हर लेखक का अपना अंदाज़ होता है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका अंदाज़े बयां भी बहुत अनोखा है, और उनके अंदाज़ में ही मुकम्मल मुलाकात हो जाएगी आज आपको। शायरी की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, और उनसे जब आपका तारुफ होगा, उनके बारे में जानेंगे, कहाँ से हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह का लिखते हैं, और गज़ल के लिए इतने मकबूल हैं तो क्या ख़ासियत है, क्या अंदाज़ है। तमाम बातें आज आपके समक्ष आ जाएंगी, लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि पूरा मौलिक तौर पर पूरा परिचय आपके सामने रखती हूँ। आपके विधाओं की बात करूँ तो गीत, गज़ल, कहानी, सूफ़ी कलाम, भजन, दोहें, लेख, आलेख, मुक्तक, तमाम विधाओं में आपकी कलम चलती है। बात करें भाषा के, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो तीनों भाषाओं के जानने वाले हैं, यानी कि उर्दू, पंजाबी और हिंदी, तीनों भाषाओं में कहते भी हैं, और साहित्यिक मंचों पर गज़लों की प्रस्तुति देते आए हैं सालों से, और टीवी, रेडियो पर उनके गज़लें प्रसारित होती रहती हैं समय समय पे। क्षेत्रीय साहित्यिक संस्थाओं द्वारा बहुत सम्मान हासिल किए हुए हैं, मान सम्मानों से उनकी झोली भरी है, और बड़े बड़े मंचों पर उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। बात करें उनके व्यवसाय की, तो आप व्यापारी हैं। आइए मिलते हैं। बात कर रही हूँ पवन मुंतजिर साहब की, जिन्होंने अभी मित्र के नाम से भी लोग उनको जानने लगे हैं। तो देर कैसी, मिलते हैं हमारे ख़ास मेहमान से। पवन मुंतजिर मित्र जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में हम दिल से स्वागत करते हैं। आप आए, और हमारा सौभाग्य है कि आप आए, क्योंकि आपको बुलाना भी इतना आसान नहीं है। मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य। बहुत और बहुत खास बातें आज आपके साथ साझा करनी है। जस्ट टीवी का और आपका भी बहुत जी बिल्कुल, हमने आपका धन्यवाद ले लिया है, और धन्यवाद उनका भी करते हैं जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं बड़े प्यार मोहब्बत से। बहुत सारे सवाल लिए बैठी हूँ, आप तैयार हैं? देख लीजिए, बिजली ऐसी गिरेंगी, क्योंकि बहुत अनोखे सवाल है आज, कुछ हटके। कोई बात नहीं, तैयार है? प्रभु इच्छा। जी, आपकी इच्छा भी चाहिए। हम तो उसी की इच्छा से चलते हैं। जी बिल्कुल। पवन मुंतजिर, कितना प्यारा नाम है, और इस प्यारे से मित्र से मैं तकरीबन 15 साल से मैं जानती हूँ, लेकिन पिछले दिनों कुछ तब्दीलियां हुई हैं। आपके नाम के पीछे पवन मुंतजिर को तो हम जानते थे कि मुंतजिर था, बड़ी खूबसूरत गज़लें कहने वाला पवन मुंतजिर, और अब उन्होंने मित्र भी लगा लिया है, और एक जन सेवक भी अपने नाम के लिए लगा लिया। तो ये रातों रात मुंतजिर से मित्र भी हो गए, जन सेवक भी हो गए। इस उपलब्धि के लिए बधाई भी, लेकिन इस रहस्य को खोलने के लिए भी सवाल उठता है, ये तब्दीलियां कैसे आई? बस जीवन सफर चल रहा है। 40 साल से साहित्यिक गतिविधियां, विचार चिंतन चल रहा है। 40 साल से चल रहा है? हाँ जी। तो फिर 40 साल से विचार चिंतन चल रहा है, आप कितने साल के हैं?
मेरी एज 57। 57 है और 40 मतलब 16-17 साल से आप लग गए थे उससे पहले से वैसे उससे पहले। अच्छा, जी। तो ये रुख साहित्य की ओर, एक 16-17 साल का बच्चा जो खेल कूद और अपनी पढ़ाई अपने क्रीड़ाओं से हट के सृजनता की तरफ कैसे उन्मुख हुए? घर में परिवार में साहित्यिक और धार्मिक माहौल था। सभी लोग पूजा पाठ करने वाले और भजन कीर्तन करने वाले थे अच्छा जी, परिवार कौन में। करता था भजन? तो सभी लोग, अच्छा। माता पिता, मेरे दादाजी सिख धर्म को फॉलो करते थे। अच्छा जी। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सामाजिक तौर पर वैसे हम्म, हम सभी मनुष्य हैं, एक हमारा बनाने वाला, सही बात है। तो सामाजिक तौर पर यानी तो भजन कीर्तन भी होता था, गुरबाणी पाठ भी होता था। तो अपने जो दादाजी के साथ हम जाते थे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ जहाँ होता था। अच्छा जी। तो उनसे सारा गुरबाणी सुनते थे और घर में जैसे रामायण का पाठ, गीता का पाठ और तरह तरह की भजन कीर्तन होता था। छंद रुबाइया भजन। तो वो भजन से मेरा मतलब कि इसमें मतलब कि भजनों में जो शब्दावली होती थी उनसे अच्छा। प्रेरित होकर हाँ। तो मैंने भजन लिखने पहले शुरू किए थे। अच्छा जी। अपना भजन भेंट। अच्छा तो जी। उसके बाद फिर गांव का माहौल था, पंचकुला में मेरा जन्म हुआ। अच्छा जी। हरिपुर जो अब 4 सेक्टर है। अच्छा जी। तो बहुत हरा भरा सराउंडिंग था, चारों तो तरफ बाग थे, हमारी एग्रीकल्चर लैंड जमीनें थी थी, हाँ। और किसानी बैकग्राउंड है मेरी। हम्म। तो खेत थे, गाय भैंसे थी, पशु थे, सारा कुछ हरा भरा था। तो पूरा क्या था, ग्रामीण परिवेश बहुत, था। हाँ जी, पुराना पंचकुला तो बाद में बना काफी दिन। हमारे सामने वो पेड़ कटे, बाग कटे, बड़ा दुख हुआ। बहुत तब्दीलियां आई, सड़कें बनी, फिर मकान बने, फिर ना गांव गांव रहा, ना शहर बना। वो तो है। और तो ऐसे कितने बहन भाई कितने थे? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ जरा सी। तो गाय भैंस खेतों में चराते थे, साथ में पढ़ते थे। हाँ। तो उस समय रेडियो इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ। तो रेडियो हम साथ में ले जाते थे। अच्छा। जब गाय भैंस चराने जाते थे। हाँ। तो रेडियो पर पुराने गाने उस टाइम चलते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, येसुदास, किशोर कुमार, बहुत से यानी बहुत लीजेंड्स जो हुए हैं। तो उनके गाने सुनते सुनते उन शब्दों के प्रभाव काफ़ी मन मस्तिष्क पर पड़े और साहित्य से उसमें रुचि बनी कि शब्दों की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, क्या स्तर है, क्या लेवल है, क्या उनकी परिभाषा है। तो उस तरह से उसमें गीतों में फिर धीरे धीरे गज़लें सुनने लग गए। तो ऐसे थोड़ा बहुत तुकबंदी शुरू हो गई। तो इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। बहुत खूब। और कितने बहन भाई थे? हम 3 भाई हैं और 5 बहनें। 8 बहन भाई थे। आपका नंबर कौन सा था? मेरा लास्ट से पहले बस। अच्छा, आखिरी मतलब बाकी लास्ट, सब मेरे बड़े। सेकंड लास्ट। और तो फिर छोटे, सबसे छोटे होने से तकरीबन मुझसे छोटी छठे नंबर पर एक बहन 5 थी और 3 8 7वें नंबर पे आप थे। हाँ जी। तो आपका क्या अनुभव है 7वें नंबर पर होने का? उस समय कुछ ऐसा कोई अनुभव नहीं था? नहीं, मतलब मिलजुल कर बड़े प्यार से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं महसूस होती थी। इतने आजकल तो 2 लोगों के साथ ही काफी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम मैं हैरान हूँ कि 8 और 2 माता पिता, चाचा ताया, उनके बच्चे, सब परिवार मिलजुल के, पता भी नहीं चलता था, कोई बर्डन नहीं था, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। बड़े आराम से जीवन व्यतीत हो रहा था, बड़ा स्वस्थ और हंसते खेलते सबका। ये तो बाद में चीजें अब तो 2 भाइयों में ही नहीं बनती। हाँ जी, है ना? तब तो 10 में भी बनती थी। बिल्कुल। और उनमें भी था लिखने का कि आप में ही शौक पैदा मेरे हुआ? बड़े भाई साहब वो गुरबाणी पाठ करते थे, कीर्तन करते थे मेरे दादाजी के साथ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे सारा धार्मिक और साहित्यिक माहौल मेरा रेडियो ने बनाया। धार्मिक माहौल मेरा पहले से था। तो शुरुआत भजन से हुई? भजन तो कोई भजन याद है? कोई भजन है आपके पास इस वक्त? भजन मुझे याद करना पड़ेगा। कोई 2 पंक्ति, पूरा ना सही, 2 लाइनें। जैसे शुरू में लिखा था मैंने, क्यों तू गुमान करता, 2 दिन की जिंदगी है, अब याद कर प्रभु को, यूं ही ये जा रही है। एक इसका मुखड़ा याद है। तो ऐसे भेंटें, मतलब कि कुछ फिल्मी गानों की तर्ज पर, फिर जागरण मंडली से भी जुड़कर मैं उनके लिए भेंटें लिखता रहा। तो हमारे गुरुजी अभी भी हैं, तो भगवान को लंबी कौन आयु। है आपके गुरुजी? कौन है? कॉलेज से रिटायर हुए हैं, म्यूजिक के प्रोफेसर हैं।
श्री मुरलीधर सोनी जी, जी। तो उनकी संगत में काफी वो कुछ अभी- संगीत से भी लगाव हुआ हाँ। और शब्दों के बारे में और थोड़ा जी। मिला। मैं उनको भेंटें लिखकर माता की दिया करता था, भजन लिखकर दिया करता था। जी। कोई और भजन इस वक्त नहीं होगा ना? कभी अपनों ने कभी गैरों ने हम्म। यूं तोड़ दिया है मेरा मन, गा आजा सकते हैं? माँ आज हाँ। आजा तू न कर देर बन के पवन। माता रानी के हाँ, ऊपर, माता माता रानी के ऊपर। या अब करो माँ करम, थक गए हैं कदम, आ गए आ गए आ गए द्वार हम, क्या बात है, आ वाह, क्या अंदाज है। गए द्वार हम, बहुत खूब, अब करो माँ करम। बहुत अच्छे। तो भजनों से शुरुआत हो गई, पारिवारिक माहौल आध्यात्मिक था। हाँ, रेडियो भजन- ने साहित्य कर दिया। रेडियो ने आपको अंदाज दिया है, शायरी एक का, दिशा दी है कि भाई गीतों हाँ ये गीत भजन शैली जी, संगीत से जोड़ा आपको, संगीत से लेखन जोड़ा। से। पहली बार कब लिखा? पहली बार 10-12 साल की उम्र में, बस वही भेंट भजन ये सब भजन से शुरू हुई थी। 10-12 साल की उम्र में भजन लिख दिया हाँ था? जी, हाँ जी, गाते थे, मैं ढोलक भी बजाता था। अच्छा। और तबला पर प्ले हम करता ढोलक था। नहीं वैसे मतलब नहीं नहीं, तो काश अब हमारे पास तो ढोलक होती, हम तो दे देते आपको। ढोलक की ड्यूटी मेरी ही होती थी। अच्छा। जो कीर्तन होता था गली हाँ। मोहल्ले में, जी। सब लोग मुझे ही ढोलक के लिए और भजन गाने के लिए, फिर हाँ। रियाज होने लगा थोड़ा गाने का। यानी लेखक तो भी, गीतकार भी और संगीतकार, कंपोजिशन भी। हाँ वो अंदर मैं है। कंपोजिशन भी क्या बात है, ईश्वर की कृपा से बना लेता हूँ धुनें। बहुत तो बढ़िया बात है। और चल रहा है। हाँ, धुन से तो पता चल गया है, ढोलक नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं इसको भी बजा सकता हूँ, ऐसी अच्छा, बात नहीं चलो है। अभी बजवाते हैं जी। नहीं, कोई बात दोस्तों, बहुत खूबसूरत चर्चा हो रही है, दिल से दिल की बात हो रही है कलमकार के साथ, और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में। दिल की बात हो रही है, क्योंकि दिल की बात कलम से भी हो रही है और दिल से भी हो रही है। हमारे मेहमान शायर बहुत कुछ अब आपको अच्छा सुनाने वाले हैं। गज़ल तैयार बैठी है बिल्कुल पूरे तरन्नुम के साथ, और बात करवाते हैं पवन जी से। और आपको पवन कहें, मुंतज़िर कहें, मित्र कहें, मुझे तो आप मित्र ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसी आप मेरे हम-उम्र भी हैं। और 15 साल पहले आपकी एक ख़ास गज़ल मेरे दिल में उतर गई थी। शुक्रिया। और उसके शब्द आज भी, जब भी माँ बाप का जिक्र होता है या माँ बाप से हिसाब की बात करते हुए देखती हूँ लोगों को, तो गज़ल का वो शेर बहुत एक कोट किया जाता है आपका। कहते हैं कि शायर 10 किताबें लिखे या मुकम्मल एक गज़ल, वही पहचान। हाँ, एक गज़ल से उसकी खास पहचान होती है। वैसे आपकी सारी गज़लें बहुत अच्छी हैं, बस मेरे दिल के करीब वो गज़ल है जिसमें माँ बाप का जिक्र है, हिसाब की बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि वो गज़ल बहुत तरन्नुम हमारे दर्शकों के दिल तक पहुँचाए। उसका मतलब कुछ इस तरह से है। रंज निकलेगा प्यार निकलेगा, रंज निकलेगा प्यार निकलेगा, जब कलम से विचार निकलेगा। क्या बात है। और शेर देखिए कि वो सितमगर भी यार बज़्म में है, आज दिल का गुबार निकलेगा। फिर तो मैं सितमगर हूँ आज। मेरे लिए तो नहीं कहा। नहीं जरूर जी। और शेर देखिए के यूं दिखाओ ना तुम उसे खंजर,
दिखाओ ना तुम उसे खंजर। वो भी लेकर हाय 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 हाय, कटार निकलेगा। निकलेगा। क्या बात है। वो भी लेकर कटार क्या बात। निकलेगा। और आज के हालात पर है शेर। हम्म, हंसते चेहरों को गौर से देखो। हंसते चेहरों को गौर से देखो। हर कोई सोगवार निकलेगा। दुखी निकलेगा। क्या बात है। हर कोई सोगवार निकलेगा। बहुत खूब। और शेर अर्ज है, हम्म, रख जुनू और हौसला कायम। रख जुनून और हौसला कायम। खाक से आबशार क्या बात है। निकलेगा। झरना निकलेगा। वाह और वो शेर वाह वाह। पेश करता हूँ जिसकी आपकी फरमाइश थी जी, मैं उसी शेर का और जो इंतजार कर रही मेरी हूँ। पहचान बना। अपने माँ बाप से हिसाब ना कर। अपने माँ बाप से हिसाब ना कर। अपने माँ बाप से हिसाब ना कर। तू बड़ा हाय हाय कर्जदार हाय हाय, निकलेगा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे रोंगटे खड़े हो गए पवन जी। तू बड़ा कर्जदार निकलेगा। माँ बाप से हिसाब ना कर, बड़ा कर्जदार तू निकलेगा। बड़ा कर्जदार निकलेगा। गजल का मक्ता अर्ज जी। करता हूँ। दीद को मुंतज़िर रहे न रहे, चांद तो बार बार निकलेगा। दीद को मुंतजिर रहे न रहे, हम मुंतजिर को कहीं जाने ही नहीं देंगे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया मुंतजिर जी, बहुत मतलब एक एक शेर पूरी जिंदगी की बयानी बड़ी खूबसूरती से, मुकम्मल दास्ता। कहते हैं ना कि न जाने कितनी कहानियाँ एक मुकम्मल गज़ल में होती हैं। जी। हर शेर की अपनी कहानी है। जी। बहुत खूबसूरत। और आप बता रहे थे कि आप अपनी पसंद की भी कुछ गज़लें लेकर आए हैं। हाँ जी। ये तो मेरी पसंद की थी ना। जी जी। आपकी पसंद की निकाल लीजिए। और जब तक आप स्क्रीन पे अपनी गज़ल सिलेक्ट करें, निकालें, तैयार है। अच्छा। हाँ पहली गज़ल कब लिखी थी? पहली गज़ल पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन नहीं, याद कर लीजिए, कुछ तो रीज़न होगा। मुझे याद आ रहा है कि 20-22 साल की उम्र में। 20-22 साल की उम्र में। जी। अच्छा, किसी खास मौजू पे, किसी नहीं, मुझे अभी या वो उम्र ऐसी होती, गज़लें कागज़ वो पे खुद मेरे उतरती शेर हैं। याद भी आ गया जो पहली अच्छा। गज़ल मैंने लिखी थी सब शायद। कुछ याद आ जाएगा। चेहरे पे हंसी भी आ गई है। तुम सितम हाँ, ऐसे हाँ। ढाते हो क्यों, अच्छा। हमसे नजरें चुराते हो क्यों, क्या बात है। तुम सितम ऐसे ढाते हो क्यों। हम्म। तो मेरा सेशन है जो जी मैं अपनी हाजिरी ईश्वर आराधना में एक शेर कहते हुए जी। उसको याद करते हुए, जिसकी बदौलत से हम सब हैं,
हमारा तन मन बुद्धि विचार शक्ति जिसकी कृपा से शायरी निकलती है, सारे बात। विचार निकलते हैं, तो उनको समर्पित। जी, स्वागत। हे प्रभु तुझको नमन है, तेरा धन्यवाद है। हे प्रभु तुझको नमन है, तेरा धन्यवाद है। एक तेरी ही कृपा से विश्व ये आबाद है। हे प्रभु तुझको नमन है, तेरा धन्यवाद है। बहुत खूब। और एक मेरा परिचायक कलाम है, उसके 2-3 शेर हैं जी। ना मोमिन ना काफिर मैं, तरन्नुम से पढ़ता हूँ जी। ना मोमिन ना काफिर मैं, इंसान एक मुसाफिर मैं। ना मोमिन ना काफिर मैं, मुझको गिन कर श्वास मिले, मुझको गिन कर श्वास मिले, मुझको गिन कर श्वास मिले। दुनिया में आया फिर मैं, दुनिया में आया फिर मैं, इंसान एक मुसाफिर मैं। पवन जी, मैं शेर क्या पूरा बब्बर शेर देख रही हूँ। और एक बात और है दोस्तों, देखिए मुसाफिर की बात है, वाकई मुसाफिर तो हम हैं, लेकिन समय के हाथों भी तो मजबूर है। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। और आज दस्तक में दिल की बात कलम से और दिल की बात दिल से कहने के लिए हमारे मेहमान शायर हैं पवन मुंतजिर मित्र जी। और बहुत खूबसूरत दौर चल रहा है गज़लों का, बातों का। अब सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो मित्र जी, पवन जी, मुंतजिर जी, ये बताइए कि जो गज़ल शेर आपने सुनाए हैं जी, और बहुत खूबसूरत थे, और ये जो अगली गज़ल है, मेरे तो कान पूरी तरह खुले हुए हैं, पूरी तरह हमारे दर्शक भी बेकरार हैं अगली गज़ल के लिए। अगली गज़ल से पहले मैं अपने चुनिंदा अशार जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं वो पेश करना चाहूँगा। स्वागत। आज इजाज़त आपका हो दिन है। ठीक है। और शेर जी। सुनिए। मुंतजिर मैं वही तेरी मैं हूँ, मुंतजिर मैं वही तेरी मैं हूँ, मर ही जाने दे आज रात मुझे। क्या बात है। यानी ईगो भी है, ईगो और की बात दो तरह से शेर है, बहुत इसके कैनवास बहुत अर्थ। बड़ा। यस। मुंतजिर मैं वही तेरी मैं हूँ, मर ही जाने दे आज रात मुझे। और अगला शेर है, एक ही शर्त प्यार में है मेरी, एक ही शर्त प्यार में है मेरी, प्यार करना तो प्यार ही करना, प्यार करना तो प्यार ही करना। और उम्र भर आपने रखा प्यासा, उम्र भर आपने रखा प्यासा, उम्र भर आपका भरा पानी। क्या बात। उम्र भर आपका भरा पानी। और एक मोहतरम गालिब साहब की ज़मीन में है दो शेर। मतलब यूं हुआ है कि इश्क में यार से गिला क्या है, इश्क में यार से गिला क्या है,
दिल न तड़पे तो फिर मजा क्या है, हम्म दिल न तड़पे तो तो फिर मजा क्या है, रूह रोशन है दर्द से अपनी, रूह रोशन है दर्द से अपनी, हम नहीं पूछते दवा क्या है, क्या बात है, हम नहीं पूछते दवा दवा क्या क्या है। है। और शेर देखिए कि गुलशन से खाली हाथ ही आना पड़ा मुझे, हम्म गुलशन से खाली हाथ ही आना पड़ा मुझे, हम्म कांटों से अपने घर को सजाना पड़ा मुझे, जितने भी गम मिले हैं वो सब मुफ्त ही मिले, हम्म जितने भी गम मिले। मिले हैं वो सब मुफ्त ही मिले, हर एक खुशी का दाम चुकाना चुकाना पड़ा पड़ा मुझे, मुझे। और जुगनू का हौसला भी हम्म बढ़ाना था लाजमी, हम्म जलता हुआ चिराग बुझाना बुझाना पड़ा पड़ा मुझे। मुझे, क्या बात है। जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। और दो एक शेर और हैं। जी। दिल का ये बहाव, उफ, बड़ी छोटी बहर है। हम्म दिल का ये बहाव, बहाव, उफ, आग से लगाव, उफ, उफ। दिल का अच्छा ये अच्छा। बहाव, उफ, आग से लगाव, उफ, गम टनों के वजन के, गम गम टनों के, टनों के वजन के, दिल है एक पाव, उफ, गम टनों दिल है के एक पाव, उफ। वजन के, दिल है क्या बात है, एक बहुत पाव, खूबसूरत उफ, इस्तेमाल किया अल्फाजों का। कामयाब क्या हुए, हम्म कामयाब क्या हुए, मर गए हैं चाव, उफ, उफ। मर गए हैं चाव, चाव, कामयाबी क्या हुए, मर गए हैं चाव, चाव। उफ। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आगे जी। आपकी जो फरमाइश हाँ होगी हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है गजल सुनने में। गजलों का दौर जारी रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बात जब एक फूल से बनती हो फिर, हम्म इसका मतलब ऐसे है कि हम्म सोचना ज्यादा नहीं हम्म पर सोचना है, कहीं एक आपका घर सोचना, बात जब एक फूल से बनती हो फिर, किस लिए तलवार खंजर सोचना, क्या बात है, किस लिए तलवार खंजर सोचना। और हाल क्या है नजर नहीं आते, हाल क्या है नजर नहीं आते, आजकल क्यों इधर नहीं आते, छोड़ भी दो गुरूर दौलत का, छोड़ भी दो गुरूर दौलत का, दिन बुरे पूछ कर नहीं आते, क्या बात है, दिन बुरे पूछ कर नहीं आते, क्यों है बच्चों के हाथ में बारूद, बहुत खूब। कह के खुशियां, इसका मतलब ऐसे, कह के खुशियां अजाब देते हैं, लोग क्या क्या शराब देते हैं, क्यों है बच्चों के हाथों में बारूद, आओ इनको किताब देते हैं, बहुत अच्छा। आओ इनको किताब किताब देते देते हैं। हैं। और एक छोटी सी हिंदी रंग की कविता। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहने ही वाली थी जी। कि चलो हमने गजल का रंग देख लिया, जी। आप गजल, नज्म, कविता, रुबाई, सूफी जी। कलाम सब कहते हैं, तो ये जो कविता है, कविता कहने में आपको ज्यादा आसानी लगती है या गजल कहने में? मुझे दोनों में ही नहीं। आसानी सब में लगती है जब हाँ। वो मेरी पकड़ में आ जाता है विचार, जी। और विचार को क्या रूप मिलेगा ये उसके शब्द भाव वो फिर तय करने पड़ते हैं, ये गजल होगा, दोहा होगा, भजन होगा, भेंट होगा, स्क्रिप्ट होगी, जो भी जिस गद्य में लिखना पड़ेगा इस भाव को, इन भावनाओं को, या कविता में पिरोना पड़ेगा, उसके अल्फाज पर उसकी मतलब कि जो उसका होता है मीनिंग होता है, उसके अल्फाज की बुनतर होती है, वजन होता है शब्दों का, किस बहर में किस काफिया रदीफ के साथ ये फिट बैठेगा वो तय होता है। लेकिन फिर भी जैसे आप रुबाई कहते हैं, भजन, दोहा और बहुत सारी विधाएं हैं आपकी, कविता, नज्म, भजन और सूफियाना कलाम भी है, मजा ज्यादा किस में आता है? मेरा कहने का मुझे आनंद उसी में आता है जो विचार
सहज भाव में मेरे अंदर उतरता है। उतर जाए और बस आसानी से अभिव्यक्ति। आसान शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। कुछ भारी शब्द काफिया, रदीफ, वजन तो बहर गजल की गजल की मजबूरी के डिमांड कारण है, इस्तेमाल गजल की करने डिमांड है। इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं करने वो पड़ते भारी हैं, शब्द। करने ही पड़ेंगे। हाँ, वो विधा विधान का विधा भी विधान है। वेरी विधि विधान का बिल्कुल उसका। सही बात है। और चल फिर कविता, जी। कविता का रूट भी देख लेते हैं। गजल में तो आपको कविता महारत का हासिल है। एक बंद और एक उसका मुखड़ा पढ़ूंगा जी मैं, स्वागत। समय का ध्यान रखते हुए। हम्म। वो क्या जाने कविता क्या है, वो क्या जाने हम्म। कविता क्या है, किन भावों की भाषा क्या है। वो क्या जाने कविता क्या है, किन भावों की भाषा क्या है। प्रेम नहीं है जिसके दिल में, प्रेम नहीं है जिसके दिल में, खोया जो मुखड़े के तिल में। देखे जो बस सूरत प्यारी, देखे जो बस सूरत प्यारी, केवल तन का जो है पुजारी। हर जाई निर्मोही न समझे, मन के भीतर टूटा क्या है। वो क्या जाने कविता क्या है, किन भावों की भाषा क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। पता है वो अता बस गम करेंगे, पता है वो अता बस गम करेंगे, न फिर भी प्यार को हम कम करेंगे। क्या बात है। न फिर भी प्यार को हम कम करेंगे, हकीकत में अगर आते नहीं वो। बड़ा नाजुक शेर है। बिल्कुल, हकीकत में अगर नहीं, हकीकत में अगर आते नहीं वो, हम उनका ख्वाब में वेलकम करेंगे। वेलकम। हकीकत में अगर आते नहीं वो, हम उनका ख्वाब में वेलकम करेंगे। मैं सोच रही थी इंतजार इस्तेमाल करेंगे, पर काफिया वेलकम पे जा रहा है ना। काफिया की मजबूरी है तो शब्द लेना पड़ गया वेलकम, और खूबसूरत भी लग जाता है। तो भाषाओं के शब्द एक्सेप्ट करने में बहुत आनंद है। एक्सेप्ट करने चाहिए जहाँ जो हज़्म हो जाए, आसानी से जो शब्द हज़्म हो जाए, दिल जज्ब हो तक जाए। पहुंचते हैं। हाँ, जज्ब हो। और शेर सुनिए। अभी रखे हैं घुंघरू पोटली में, गजल से जोड़ लेता हूँ। पता है वो अता बस गम करेंगे, न फिर भी प्यार को हम कम करेंगे। हकीकत में अगर आते नहीं वो, हम उनका ख्वाब में वेलकम करेंगे। अभी रखे हैं घुंघरू पोटली में, पोटली में अभी रखे हैं घुंघरू पोटली में, किसी दिन बांध कर छम छम करेंगे। क्या बात है, वाह। किसी दिन बांध कर छम छम करेंगे। हम अहले इश्क हैं तुम याद रखना, हम अहले इश्क हैं तुम याद रखना, न कोई कर सका जो हम करेंगे। क्या बात है। हम अहले इश्क हैं तुम याद रखना, न कोई कर सका जो हम करेंगे। खुशी के गीत पर तुम ध्यान रखो, खुशी के गीत पर तुम ध्यान रखो, इन्हें करने दो जो ये गम करेंगे। क्या बात है। खुशी के गीत पर तुम ध्यान रखो, इन्हें करने दो जो ये गम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और कविताओं का रंग भी देखा, गजल के भी देखे, बहुत सारे अभी रंग बाकी हैं। लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। दस्तक में दिल की बात हो रही है और पवन मुंतजिर मित्र जी हमारे साथ बैठे हैं। गज़ल, नज़्म, कविता पर बात हो गई है, अब बात होने वाली है दोहों पर। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। पवन जी फिर जैसे कि सभी विधाओं पे हमने तकरीबन थोड़ी थोड़ी बात कर ली, दोहे रह गए हैं, तो जरा दोहे भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। दोहा भी बहुत खूबसूरत विधा है। हाँ जी। और आपके पास मुकम्मल इतना कुछ लिखा हुआ है आपने, तमाम चीज़ें तो हम इतने कम समय में नहीं सुना पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो दोहों पर ही आते हैं जी। दोहा प्रस्तुत करता हूँ जी, अंदाज में सुनाइएगा जी, मतलब कि तरन्नुम में। ये तरन्नुम से थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और अच्छा, थोड़ा गला दिक्कत करेगा। अच्छा। दोहा पेश प्रस्तुत करता हूँ। राम खुदा वाहिगुरु,
चाहे गौड़ पुकार, हम्म राम खुदा वाहे गुरु, चाहे गौड़ पुकार, एक शक्ति के विश्व ने रखे नाम हजार। क्या बात है। एक शक्ति के विश्व ने रखे नाम हजार। प्रथम जरूरी तीन हैं जीवन के आधार, वायु पानी हर कोई पाए शुद्ध आहार। वायु पानी हर कोई पाए शुद्ध आहार। और अगला दोहा है कि पेड़ों को मत काटिए, पेड़ बड़े अनमोल, छाया दें फल फूल दें, देत पवन दिल खोल। क्या बात है। छाया दें फल फूल दें, देत हवा दिल खोल। और व्यर्थ बहाए किस लिए, जल को आंखें मूंद, जीवन रक्षक है अरे इसकी एक एक बूंद। जीवन रक्षक है अरे इसकी एक एक बूंद। कोरा कागज बालमन, कोरा कागज बालमन, करिए जरा विचार। क्या बात है। जमा घटा ये बाद में, पहले दो संस्कार। क्या बात है। जमा घटा ये बाद में, पहले दो संस्कार। मात पिता से पूछिए बेटी का दुख आप, लालच मन से त्यागिए जो करवाए पाप। विद्या धन अनमोल है, पाकर बांटा जाए, साक्षर सब हों देश में, ऐसा पथ रोशन हो जाए। साक्षर सब हों देश में, ऐसा पथ रोशन हो जाए। घर घर में संग्राम है, घर घर में संग्राम है, जन जन में मतभेद, काहे होता जाए है अपना खून सफेद। काहे होता जाए है अपना खून सफेद। मजहब जाति में बंटा जब से ये इंसान, अपने ही सब लोग हैं। मजहब जाति में बंटा जब से ये इंसान, और अधिक होने लगा जीवन का नुकसान। और अधिक होने लगा जीवन का नुकसान। पल पल डालें हाथ जो पल पल करते वार, अपने ही सब लोग हैं कैसे बचे दस्तार। क्या बात है। कैसे बचे दस्तार। कागज कलम ख्याल ये उसके ही जज्बात, क्या हम कुछ लिख पाएंगे क्या अपनी औकात। क्या बात है। क्या हम कुछ लिख पाएंगे क्या अपनी औकात। ये सब कैसा खेल है जाने बस करतार। ये सब कैसा खेल है जाने बस करतार। वक्त का डमरू बज रहा नाचे कुल संसार। क्या बात वक्त है। का डमरू बज रहा जाने कुल संसार। कैसा दावा मुंतजिर कैसा है अभिमान, कैसा दावा मुंतजिर कैसा है काहे का अभिमान। हर खित्ते में लोग हैं माहिर बड़े महान। क्या बात। हर खित्ते में लोग हैं माहिर बड़े महान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सारी ही दुनिया की जितनी भी विकट समस्याएं हैं, जितने भी कुरीतियां हैं, जितने तरह के रोग हैं, सभी चीज़ों का समाधान दोहों के माध्यम से हर चीज़ का उपचार कर दिया है आपने। बहुत सुंदर अल्फाज। और आपने अपने दोहे का प्रदर्शन भी बड़ी खूबसूरती से किया है। अंदाज़े बयां तो मैं पहले ही कहती हूँ कि अंदाज़े बयां बहुत ही गजब का है। और एक सवाल पूछने को मन करता है, क्योंकि साहित्यिक समस्या पे ही है कि शहर में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है संस्थाओं का, और गतिविधियां बहुत होती हैं। इनका क्या सहयोग रहता है साहित्य का, साहित्यकार के जीवन के लिए? आपको क्या लगता है? साहित्य का जो प्रथम चरण है, शुरुआत है, वो भाषा है। कोई भी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, जितनी भाषाएं, भाषाओं के नाम पर हम बंटते जा रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। ग्रुपिज्म फील करते हैं, मतलब कि भाषा को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये एक दुख की बात मैं समझता हूँ, पीड़ादायक बात है। आपने ऐसा महसूस किया और है? जी, समाज हमारा भाषा के आधार पर भी बढ़ता जा रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, वर्गीकरण होता साहित्यकारों का। हाँ जी, भाषा के हिसाब से।
तो भाषा के बारे में थोड़ा मैं अपने विचार पेश करना चाहता हूँ कि जी। भाषा एक अपने विचारों को, मन की बातों को उसकी व्याख्या करने का, दूसरे तक पहुंचाने का, अपनी बात को समझाने का माध्यम है। पुल का काम करता है। पुल का काम करता है, हाँ, माध्यम है। बिल्कुल। तो शब्द या किसी भी भाषा के हम अच्छे भी बुरे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तरीका उसके उच्चारण का कैसा हो सकता है, हमारा वे कैसा हो सकता है उसको, तो शब्दों का दोष नहीं है, कोई आंचलिकता, भाषा का आंचलिकता दोष भी नहीं तो, है, हाँ, भाषा को कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोष है हमारा जो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो गलत शब्द हैं, किसी के अपमान के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए। और भाषा तो सारी सम्माननीय है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भाषा का कोई दोष नहीं है, मानवीय गलत सोच का दोष है जो उन शब्दों को, उस भाषा को गलत व्यवहार के रूप में इस्तेमाल करता है। आपने ये महसूस किया मैं है? ये महसूस करता हूं। तो भाषा का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भाषा का, ट्राई सिटी में ऐसा नहीं, हाँ, हर जगह अच्छा, कम या ज्यादा महसूस करता हूँ। अच्छा जी। तो भाषा सारी रिस्पेक्टेबल है, सबका सम्मान करना चाहिए। इसके दोषी कौन है जो इनका गलत इस्तेमाल भाषा करता की है। तो अपनी गलत खुशबू होती है। भाषा का तो काम है कि अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम। आप इतनी अच्छी शायरी करते हैं, मतलब जहाँ भी मंचों पर आप अपनी प्रस्तुति देते हैं, सीधा दिल में जो भी सुनता है अपने दिल में आपके शेर लेकर जाता है। बड़ा सम्मान, बड़ा प्रेम स्नेह मिलता है ईश्वर का, और सभी मेरे श्रोताओं का, आपके जस्ट टीवी के श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं इतना डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा सम्मान, प्रेम, स्नेह मिला है। इसके लिए सभी का, साहित्य प्रेमियों का, साहित्य साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी हैसियत है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि घर वाले इस हैसियत का कितना इस्तेमाल होता है, वो कितना स्नेह देते हैं कि आप एक मैं कोशिश करता हूँ, हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने विचारों के माध्यम से उनको अपनी बात से, ये नहीं है कि वो मेरी बात है, जो सही बात है उसको सहमत हो जाए। अगर आपकी गजलों की तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सुनते हैं। हाँ। और कभी कभी तो मुझे कोई शब्द भी दे देते हैं। अच्छा। मेरे अर्धांगिनी, मैं पत्नी शब्द नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा जी। अर्धांगिनी यानी जीवन संगिनी कह सकते हैं। पत्नी शब्द बहुत मुझे हल्का शब्द लगता है, स्त्री पत्नी नहीं होती। और धर्म पत्नी लगा दो तो वो और भी असली की धर्म पत्नी, जीवन संगनी, जीवन संगनी। धर्म पत्नी कहने में ज्यादा सुखद महसूस होता है कि अर्धांगिनी? मुझे अर्धांगिनी और दूसरा धर्म, नहीं, अर्धांगिनी और जीवन संगनी शब्द सबसे प्रिय है। धर्म पत्नी क्यों नहीं? नहीं, पति कौन किसका पति है? अच्छा, नहीं, पति होना या पत्नी होना, पत्नी यानी जिसका पतन हो जाए, या पति होना स्वामी तब नहीं, बराबर इक्वल भाव होना चाहिए कि जैसे आप इंसान है वैसे मैं इंसान हूँ। पत्नी अब हम बात कर रहे हैं, आपके इस प्रश्न से ही बहुत खूबसूरत आपके जवाब से सवाल पैदा हो गया। पत्नी मतलब जिसका पतन हो जाए और पति यानी स्वामी नहीं, तो घर में स्वामी बनना नहीं पसंद करता। क्या बात है। एक दोस्त, एक मित्र की तरह पति पत्नी, यानी वो चलन में, इसलिए जुबान पर आ गए। बहुत खूबसूरत, बहुत यानी उसका जीवन साथी और जीवन संगनी, ये शब्द मुझे सबसे प्रिय है। मित्र जी, आपका जो जाते जाते बहुत खूबसूरत संदेश के साथ हम समापन कर रहे हैं कार्यक्रम का कि दोस्तों कितनी खूबसूरत बात कही है कि पत्नी जिसका पतन हो जाए, स्वामी जो मालिक। तो जीवन संगिनी में पति और पत्नी का टैग लगा के जीवन की गाड़ी को मुश्किल से खींचने से बेहतर है कि पार्टनर बने, एक दूसरे का संबल बने, सामंजस्य हो और प्रेम हो, सम्मान हो, ये तीनों जरूरी हैं रिश्तों को आगे चलाने के लिए। और इसी की कमी के कारण आज जितने भी विवाद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, ये बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं। तो एक तो सम्मान सबसे जरूरी है दोनों के लिए, सम्मान मिलना चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे की बात का सम्मान भी करना चाहिए। और हम भी आपकी बात का सम्मान करते हैं, और आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत वार्ता रही, बातचीत रही, आपने बहुत खूबसूरत गजलें सुनाई। जस्ट टीवी की ओर से एक बार फिर आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत मुकम्मल मुलाकात रही पवन मुंतजिर मित्र जी से, और बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ जा रहे हैं।
और बहुत जल्द लौटेंगे एक और खूबसूरत मेहमान के साथ। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना सम्मान इसी तरह देते रहें, हम भी आते रहेंगे। और अब मुझे और पवन मुंतजिर मित्र जी यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। शुक्रिया।